औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइडियोलॉजी होती क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इमर्ज किस तरह से होती है, और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी को अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म के पर्सपेक्टिव में देखना बाकी था, जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मैंने ये आउटलाइंस कुछ लिख दी हैं, बट साथ साथ मैं इनको एलेबोरेट करती जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चले जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इलामा इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलामा इकबाल जो थे, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बच्चे ऐड नहीं किया है इलामा इकबाल का और एम ए जना का। उसकी रीज़न ये है कि हमने पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी जो है वो इंट्रोडक्शन किया है इलामा इकबाल एंड कायद आज़म का, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी किया है, करंट अफेयर के अंदर भी किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन ऐड नहीं कर रही, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन आप जो इस तरह आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स पर हो कि ये कब पैदा हुए, कहाँ हुए, इन्होंने क्या जो अपनी बेसिक्स एजुकेशन थी वो कहाँ से ली, वो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इम्प्रेसिव होता है कि इम्प्रेसिव पैराग्राफ और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ उसका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन का। ओके, अच्छा, इलामा इकबाल क्या थे बच्चे? ये एक फिलोसोफर, ये इसका पी जो है वो टाइपिंग में शायद कहीं आगे पीछे हो गया है बच्चे, जो है वो ये एक इलामा इकबाल जो थे वो एक पोएट थे, फिलोसोफर थे। ये पी है, इससे एट से पहले ना यहाँ पर बच्चे ये पी है, ये टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप लिख लीजिएगा। पोएट है, फिलोसोफर थे, थिंकर थे, टीचर थे, और इसके अलावा जो है अब जो इलामा इकबाल थे बच्चे, वो एंटर्ड हुए थे इन पॉलिटिकल फील्ड में टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम्स रह रहे थे उनके इंटरेस्ट जो थे उनके सेफ गार्ड के लिए इलामा इकबाल जस्ट पॉलिटिकल फील्ड के अंदर एंटर हुए थे। इनका जो पर्पस था मेनली वो यही चीज़ था। ये एक पॉलिटिकल लीडर थे एंड ए रिलायबल कंपेनियन थे। रिलायबल कंपेनियन पर्टिकुलरली कायद आज़म के थे। इसके अलावा जितने और भी मुस्लिम जो लीडर थे वो इन सब के वो जो सब जो थे वो का इलामा इकबाल पर भरोसा करते थे, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के हवाले से लेकर। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसने क्या किया, ही अवेकन द मुस्लिम्स विद हिज स्टिरिंग वर्सेस, प्रोज, पोएट्री एंड लेक्चर्स। इन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर जो एक उनकी अपनी शनाख्त थी एज ए कौम, कि वो एक नेशन है, एक सेपरेट अपनी शनाख्त आइडेंटिटी रखते हैं, उसको इसने अपने लेक्चर्स के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, प्रोज के ज़रिए और अपनी जो है वो राइटिंग के ज़रिए उसको जगाने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि मुस्लिम्स की एक्चुअल में वर्थ क्या है। अब अच्छा, सेकंडली क्या चीज़ है कि पहला तो इसका ये एक है कि इसमें ये एक जो है वो क्यों आया था पॉलिटिकल फील्ड के अंदर। दूसरा ये कि ये समझता था कि इलामा इकबाल समझते थे कि जो इस्लाम है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम वो कहते थे कि कंप्लीट एक कोड ऑफ लाइफ है। कुरान पाक जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर पूरी ज़िंदगी का लाहा अमल है। लाइक उसमें कोई भी ऐसी जो चीज़ नहीं बचती, कोई भी ऐसा उसमें पॉइंट नहीं बचता जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो। इस्लामिक जो एक निज़ाम है उसमें इकॉनमी से रिलेटेड, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इवन जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके ऊपर अमल करके जो मुस्लिम्स है सब कॉन्टिनेंट के, वो एक अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड जिसके अंदर वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर एक पीसफुल एंड जो है प्रॉस्पर लाइफ गुजार सकते हैं। इसके अलावा ये क्या था, इसने निगेट किया था वन नेशन थ्योरी, जो है वन नेशन ऑफ इंडिया, एंड एम्फसाइज अपॉन डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द मुस्लिम्स। ये जो लोग बिलीव करते थे कि इंडिया जो है वो एक यूनाइटेड सब वो एक खिता है जिसमें हिंदू मुस्लिम जो हिंदू जो है वो एक नेशन है, और जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी हैं, लाइक क्रिश्चियंस, जैन्स एंड सिखों की तरह। और वो एक यूनिटी पर बिलीव करते थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आफ्टर द विड्रॉल ब्रिटिश कि वो एक यूनिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को निगेट किया था इलामा इकबाल ने कि ऐसा नहीं है। मुस्लिम जो हैं दे आर नॉट माइनॉरिटी, उनकी एक सेपरेट इमेज है, सेपरेट नेशन है। ठीक है, उसके बाद ये डिड नॉट बिलीव ऑन रिलीजियस पॉलिटिकल डाइकोटमी। रिलीजियस पॉलिटिकल डाइकोटमी बच्चे क्या होती है, ये नहीं चाहता था कि जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलहदा किया जाए। ये कहता था कि रिलीजियस और जो पॉलिटिक्स हैं
वो दोनों सेम है। पॉलिटिक्स को रिलीजन के बगैर रन नहीं किया जा सकता और पॉलिटिक्स रन नहीं हो सकती, क्योंकि जो जो फार्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर अगर उनको जो है वो सेफ गार्ड किया जाए, उनको प्योर किया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से एक नेशन उभर कर सामने आता है, यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी होती है। इसके अलावा ये बिलीव करता था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों बिलीव करता था, क्यों ये कहता था फॉर द यूनिटी एंड सॉलिडारिटी टू द कंट्री, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कहता था यूनिटी और सॉलिडारिटी चाहते हैं तो फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर क्या है, लामा इकबाल एंड इलाहाबाद एड्रेस। इलाहाबाद एड्रेस जो है वो एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, उसके अंदर जो है वो 1930 के अंदर लामा इकबाल ने दिया, जिसमें लामा इकबाल ने एक जो बाकायदा एक जो है वो अप्लाउडेड वे में कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं वो सेपरेट स्टेट हैं और उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। द मुस्लिम्स नीड ए मुस्लिम्स एम्पायर विद इन ब्रिटिश एम्पायर, कि वो अपनी एक यूनियन, अपनी एक फेडरेशन चाहते हैं, अपना एक एम्पायर चाहते हैं मुस्लिम्स ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिश विड्रॉ करके चले जाएं और वो दोनों को यूनाइटेड करके कि जी एक सब कॉन्टिनेंट और इंडिया और भारत है, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स को सेपरेट अपनी आइडेंटिटी चाहिए और बाकायदा अनाउंस किया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जहाँ पे मुस्लिम्स के अपने प्रिंसिपल्स हों, अपने हसूल हों और अपने बिलीव्स कायद के अंदर रहकर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। उसके बाद लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मानते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो मर्ज नहीं होते किसी भी सूरत में हिंदू सिस्टम्स के अंदर। तो ये बिलीव करते थे कि जब वो मर्ज नहीं होते, उनकी राइटिंग अलग है, उनकी लिटरेचर अलग है, उनका उठना बैठना, लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी बुक्स अलग है, उनका आर्किटेक्चर, उनका स्टाइल अलग है, उनके इवन एथिक्स अलग है, तो वो किस तरह से मर्ज हो सकते हैं इसके अंदर। तो मुस्लिम जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, एक सेपरेट नेशन है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको एक सेपरेट होमलैंड प्रोवाइड किया जाए, जहां उनके ऊपर किसी किस्म की किसी भी ताकत की डोमिनेंसी या सब्जुगेशन ना हो और वो किसी सुप्रेशन और ऑपरेशन से निकल कर एक आज़ाद फ्रीडम फ्री जो है वो एक फ्रीडम फुल ऑफ फ्रीडम एंड फ्री लाइफ जो है वो गुजारे। ठीक है, ये थे इलामा इकबाल। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चे कायदे आज़म की तरफ। तो कायदे आज़म क्या थे, एम ए जना, यहाँ भी मैंने इसका जो है इंट्रोडक्शन ऐड नहीं किया है, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये ग्रेट लीडर थे, थिंकर थे, पॉलिटिशियंस थे एंड विजरी पर्सन्स थे विद द रेवोल्यूशनरी गोल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एक गेव प्रैक्टिकल शेप। इसका सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो ये ड्रीम इलामा इकबाल देख रहे थे, यहाँ पे दूसरे जो मुस्लिम फिलासफर्स थे उनके साथ इकबाल ने जो ड्रीम देखा था एक सेपरेट होमलैंड का, उसको जो एक प्रैक्टिकल शेप दी थी वो बच्चे कायदे आजम ने दी थी, एम ए जना ने दी थी शेप टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी की। ठीक है, ये स्टार्ट के ऊपर क्या हुआ था, एम ए जना ने स्टार्ट के ऊपर द इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्योंकि ये किस चीज़ पे बिलीव करता था, ये बिलीव करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर। इसी सी वजह से इसको टाइटल मिला था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी और ये कांग्रेस को का जो सेल्फ रूल है वो सिक्योर करना चाहता था इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन क्या था कि जब इसने 1913 में मुस्लिम लीग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1920 में मेरे ख्याल 19 सॉरी मेरे ख्याल में आई डोंट नो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने इनको हो नहीं रहा कि ये कंफर्म बच्चे आप कर लीजिएगा कि 1913 जो है वो 1913 में इन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन की थी, 1920 में तो कांग्रेस छोड़ी थी इन्होंने, ये तो मुझे कंफर्म है। लेकिन खैर आप लोग बेटा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई चीज़ अवेलेबल भी नहीं है कि मैं कंफर्म कर लूँ और मेरे माइंड से स्किप हो रहा है ये, तो आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, तो इसको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट में इन्होंने की थी, ज्वाइन की थी और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद भी इन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था। ठीक है, लेकिन क्या था कि इस सारे जितने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई और जितना भी जो मुस्लिम्स और हिंदू के जो इश्यूज हुए थे, ये स्टिल स्टिक था इस चीज़ के ऊपर कि मुस्लिम्स और हिंदू एज ए यूनिटी और एज ए यूनाइटेड नेशन जो है वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर सर्वाइव रह सकते हैं अगर जो हिंदू हैं वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें तो। लेकिन क्या था कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो क्या था, लास्ट डैमेज था मुस्लिम्स को और उसके रिजल्ट में, उसके रिएक्शन में
कायदे-आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे। फिर कायदे-आज़म क्या हो गया था, वो स्ट्रिक्ट हो गया था कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जब 1935 के इंतखाबात जीते थे, तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर ये चीज़ें खुलकर ज़ाहिर हो गई थी कि जो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कायम होती है, हुकूमत कायम होती है हिंदुओं की, तो वो किसी भी सूरत मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करने वाले। ओके, फिर क्या था कि कायदे-आज़म क्या कहता था, वो ये कहता था कि हिंदू मुस्लिम्स डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल्ड बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ एनी सिस्टम अंटिल यू डू नॉट गिव गारंटी फॉर द सेफगार्ड ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। ठीक है, जब जो ब्रिटिश थे वो ये सोच रहे थे कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि डिकोलोनाइजेशन हो रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये जो इनकी फ्रीडम थी सब कॉन्टिनेंट में, वो भी एक डिकोलोनाइजेशन का पार्ट था। लेकिन उस वक़्त मुस्लिम्स ये चाहते थे कि हम उस वक़्त तक किसी भी सिस्टम को नहीं मानेंगे, पर्टिकुलरली कायदे-आज़म जब तक मुस्लिम इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा ये एडवोकेट था टू नेशन थ्योरी का, जब इसके ऊपर ये चीज़ खुलकर सामने आई थी कि मुस्लिम्स जो हैं वो अ जो है वो एक सेपरेट नेशन है, वो किसी भी तरह मर्ज नहीं हो सकते, हिंदुओं के अंदर यूनिटी में नहीं रह सकते, हार्मनी में नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदू जो है वो कभी भी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करेंगे। वो हमेशा जो ये लैंड है उसको हिंदू लैंड ही डिक्लेयर करेंगे, और अपने जो बिलीव, एथिक्स और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं और अपनी जो इबादत हैं, उसको इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे मुस्लिम्स पे, तो ये मुस्लिम्स के सर्वाइवल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस वक़्त जो था वो कायदे-आज़म ने इस चीज़ को प्रेफ़रेंस दी कि मुस्लिम्स जो है वो सेपरेट नेशन है और दे नीड इमीडिएटली अ सेपरेट होमलैंड। फिर ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। ये कहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक सेपरेट आइडियोलॉजी रखते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है? ये एक सेपरेट जो है वो इनका एक शनाख्त है, आइडेंटिटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एथिक्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, और वो किसी भी सूरत में मैच नहीं करते हिंदू सिस्टम के साथ। फिर ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर, उसको बड़ा प्रेफर करता था। फिर इसने एक फेवर किया था ऑफ द राइट्स एंड ट्रस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ के, जो कि जितनी भी थी माइनॉरिटीज़ सब कॉन्टिनेंट के अंदर थी, वे हमेशा उनकी राइट्स को और इंटरेस्ट को फेवर करता था। जब भी कहीं पर भी किसी भी मौके पर जो है वो क्लॉज गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई सब कॉन्टिनेंट में, जो गवर्नमेंट थी हिंदू मुस्लिम्स की, तो उसमें माइनॉरिटी के राइट के लिए कायदे-आज़म ने हमेशा वॉइस रेज़ की। फिर ये देखना चाहता था, वांटेड टू सी पाकिस्तान एज़ ए वेलफेयर स्टेट। ये पाकिस्तान को एज़ ए वेलफेयर स्टेट देखना चाहता था, जिसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो सारे कल्चरल सिस्टम है वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो, और किसी भी किस्म का कोई अभाम या कोई इवल ना पाया जाए। और ये एक और चीज़ इसमें ये कि ये कायदे-आज़म जो थे वो अपोज़ करते थे प्रोविंशियलिज़्म को। स्टार्ट में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा सारी एफ़र्ट्स की गई थी प्रोविंशियलिज़्म के लिए, लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी ग्रिप के लिए, अपनी जो इनकी स्ट्रगल थी, उससे इन्होंने प्रोविंशियलिज़्म को जो है वो बिटरली अपोज़ किया था। ठीक है? तो ये था बेटा जो है वो कायदे-आज़म इल्लामा इक़बाल का पॉइंट ऑफ व्यू आइडियोलॉजी के हिसाब से। अच्छा बेटा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जैसे यहाँ पे एक मेरे ज़हन से स्किप हो गया था 1913 एंड 1920 का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट। तो टीचर जो होता है बच्चे, वो भी एक इंसान होता है, वो परफेक्टनेस नहीं होती उसके अंदर, परफेक्शन सिर्फ़ रब की ज़ात के लिए है, अल्लाह की ज़ात के लिए। इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है, तो टीचर से भी ख़ता सरज़द हो सकती है, कोई पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। सो बेटा आपने इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे मेरे से लाज़मी पूछ लीजिएगा, और इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। हमारी जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक है वो आज यहाँ पे क्लियर होता है। पहला भी आप रीड आउट कर लो, और इस चीज़ को भी रीड आउट, और एक फ़ाइन नोट्स डेवलप करते जाओ, बिकॉज़ बच्चे फ़ाइन नोट्स के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जब पेपर्स होंगे, और एक दिन में सीएसएस, पीएमएस के पेपर्स होते हैं 2, और उसमें फिर आपको रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने रीडिंग करके अपने हाथ से अपने नोट्स डेवलप किए हुए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको एक ग्लांस में जो है वो आप जब रीड कर लेंगे तो। सो अपने नोट्स ज़रूर डेवलप करिए।